हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस का 6th सेमेस्टर का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर बी पढ़ाएंगे। तो गाइस, हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका था एंड यूनिट 2 का हमारा चैप्टर नंबर ए भी कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी नहीं देखी, आप प्लीज़ पहले वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर बी। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी पॉलिटिकल साइंस 6th सेमेस्टर की बुक का क्या नाम है, वैश्वीकरण की समझ, डिसिप्लिन की बुक का है। तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर यूनिट 2 का क्या नाम है आपका, समकालीन विश्व अभिकर्ता। ये आपका क्या यूनिट 2 का नाम है। चैप्टर नंबर बी आता है, इसमें विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, परराष्ट्रीय कंपनियां। तो हम पढ़ते हैं पहले वैश्विक आर्थिक अभिशासन, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का विकास। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के तहत सोना अमेरिकी डॉलर का आधार था और अन्य मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के मूल्य के लिए आंका गया था। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम 1970 के दशक की शुरुआत में प्रभावी रूप से समाप्त हो गया, जब राष्ट्रपति रिट्स एम निकस ने घोषणा की कि अमेरिका अब अमेरिकी मुद्रा के लिए सोने का आदान प्रदान नहीं करेगा। कि अमेरिका क्या नहीं करेगा, अमेरिकन मुद्रा के लिए यानी कि पैसों के लिए क्या करेगा, सोने का आदान प्रदान नहीं करेगा। पहले सोना कहाँ से आता था, अमेरिका से आता था एंड वो डॉलर के दामों में बेचा जाता था। कि जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है तो वो सोने को लेकर डॉलर देते थे। तो जब ये समाप्त हुआ 1970 के दशक की शुरुआत में प्रभावी रूप से समाप्त हो गया, जब राष्ट्रपति रिट्स एम निक्सन ने घोषणा की कि अब अमेरिका में अमेरिका मुद्रा के लिए सोने की आदान प्रदानी नहीं होगी, मतलब सोना एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाएगा। अब आता है हमारा ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का निर्माण। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। ये एक अग्रणी विकास संस्थान है जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण गारंटी, जोखिम प्रबंधन, उत्पादों और विश्लेषणात्मक तथा सलाहकार सेवाओं देने का काम करता है। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का निर्माण क्या था, इस मुख्य उद्देश्य इसका ये था कि जो भी देश आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना, उनको ऋण देना, उनको गारंटी देना कि आप कर सकते हो। जैसे जोखिम प्रबंधन, उत्पादकों और विश्लेषणात्मक सलाहकार सेवाएं देने का काम करना, कि उनको सेवाएं उपलब्ध करवाना। अब आते हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं IFI एक वित्तीय संस्थान है जिसे एक से अधिक देशों द्वारा स्थापित या चार्टर किया गया है और इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन है। इसके मालिक या शेयरधारक आमतौर पर राष्ट्रीय सरकारें हैं। हालांकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अन्य संगठन कभी कभी शेयरधारक के रूप में आते हैं। सबके प्रमुख IFI कई देशों की रचनाएं हैं। हालांकि कुछ द्वितीय पक्षीय वित्तीय संस्थान 2 देशों द्वारा बनाए गए मौजूद हैं और तकनीकी रूप से IFI है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता करने और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए तंत्र प्रदान करने के लिए सबसे प्रसिद्ध IFI स्थापित किए गए हैं। तो आपको समझ आएगी हो गई पढ़ने के बाद, बहुत इजी वर्ड में लिखा हुआ है। तो हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या बोला है, IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। किसकी है, संयुक्त राष्ट्र की है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, जिसमें 190 देश शामिल है। कितने देश शामिल है इसमें, 190 है। इसकी घोषित उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय संस्था को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व भर में दारिद्र्य को कम करने के लिए कार्य करना है। 1944 में स्थापित 27 दिसंबर 1945 को शुरू हुआ। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में मुख्य रूप से हैरी डेक्सर वाइट और जॉन मैंडाइन केन्स के विचारों में ये 1945 में 29 सदस्य देशों के साथ औपचारिक अस्तित्व में आया और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की पुनर्निर्माण का लक्षण था। ये भुगतान शेष कठिनाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के प्रबंधन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। देश एक कोटा प्रणाली के माध्यम से एक मूल में धन का योगदान करते हैं, जिसके भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करने वाले देशों पैसा उधार ले लेते हैं। मतलब दूसरे देशों से पैसा उधार ले सकते हैं वो लोग। 2016 तक फंड में XDR 477 बिलियन, लगभग US $667 बिलियन तथा
IMF को अंतिम उपाय का वैश्विक ऋणदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? वैश्विक ऋणदाता। अब आते हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने के उपाय करना, कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मौद्रिक स्थिरता है उसको बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार एवं पुनरुत्थान हेतु वित्तीय आधार उपलब्ध कराना, कि उनको वित्तीय आधार उपलब्ध कराने, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, कि जो पैसों की प्रगति उनको बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार यानी कामकाज जो होता है उसको बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाना। अब आता है हमारा विश्व बैंक। विश्व बैंक विश्व संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। क्या करना है? जो पुनर्निर्माण और विकास के कार्य उसमें आर्थिक सहायता देने की, यानी कि पैसों की सहायता करना। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थापना 1944 में हुई। अब आते हैं विश्व बैंक के मूल उद्देश्य कौन कौन से हैं। इसमें आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण के लिए सदस्य देशों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करना शामिल है। इस प्रकार ये भुगतान संतुलन में सुधार और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करने के लिए दीर्घकालीन पूंजी को प्रेरित करने में मदद करता है। इसके अलावा ये सदस्य देशों के लिए बड़ी और छोटी इकाइयों और अन्य परियोजनाओं को दिए गए भारों के लिए गारंटी प्रदान करता है। इसलिए ये सुनिश्चित करना है कि विकास परियोजनाओं को लागू किया जाए। इस प्रकार ये युद्ध के सामने से एक शांतिपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए, एक राष्ट्र के लिए प्रदर्शनता को भावना देता है। तो ये और भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए अब आते हैं हमारा विश्व व्यापार संगठन WTO। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें धैर्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है। ये व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया है। इसमें आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1995 को 1994 के मराकेश सहमति के अनुसार संचालन शुरू किया। इस प्रकार 1948 में स्थापित प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य सहमति यानी कि गैन की जगह ली। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसमें 164 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व है। कितने देश थे इसमें? 164। ये वैश्विक व्यापार और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 98% से अधिक है। अब आता है हमारा गेट से लेके विश्व व्यापार संगठन तक। गेट द्वारा प्रदर्शित बहुभाषा तथा गैर भेदभाव के सिद्धांतों का प्रतिपादित किया गया। 107 राष्ट्रों द्वारा संपत्तित गेट एक संगठन नहीं बल्कि एक संधि थी। क्या थी? एक ही संधि थी, संगठन नहीं था, ये एक संधि थी। संगठन क्या क्या थे? जो अभी हमने ऊपर पढ़े वो संगठन थे, लेकिन जो गेट है वो क्या है? एक संधि है जिसका सचिवालय जेनेवा में था। इसका सचिवालय कहाँ था? जेनेवा। गेट से जुड़े अधिकारी वार्ताओं के दिशा निर्देश, समझौतों के निर्माण तथा अनेक क्रियान्वयन की निगरानी में सहायता करते थे। अब आते हमारा विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य। नंबर 1, इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और बिना किसी भेदभाव के हो। विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है। व्यापार में जितने भी झगड़े होते हैं उनको क्या करता है? निपटाता है। विश्व व्यापार संगठन विकसित तथा अल्पविकसित देशों को प्रशिक्षित तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? गेट और विश्व व्यापार संगठन। अब आप समझेंगे गेट होता क्या है। गेट की जो इसमें आपको पूरी वो की डेफिनेशन, जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार एवं क्रियाशील कार्यप्रणाली तैयार करने हेतु की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में व्यापार एवं रोजगार के पक्ष पर फैसला लिया। इस फैसले के अनुसार हवाना, क्यूबा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी ITO की स्थापना की गई। इस संगठन की शुरुआत में 23 देशों ने संस्थापक देशों के रूप में हस्ताक्षर करके सदस्यता हासिल की। सन 1948 में ITO को ही घाट के नाम से जाना जाता है। जो ITO था यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन था, उसको एक गेट के नाम से जाना जाता था। अब आता है हमारा ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था में सुधार, वैश्विक आर्थिक अभिशासन और 2007
और 2009 का संकट। 2008 वर्तमान वित्तीय संकट एक ऐसा वित्तीय संकट है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जलनिधि की कमी में पैदा हुआ। ये बड़ी वित्तीय संस्थाओं के पतन, राष्ट्रीय सरकारों द्वारा बैंकों की जमानत और दुनिया भर में शेयर बाजार की गिरावट के कारक बना। कई क्षेत्रों में आवास बाजार को भी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कई निष्कासन प्रतिबंध और दीर्घकालिक रिक्तियाँ सामने आई। कई अर्थशास्त्रियों को माना है कि 1930 दशक की ही महान मंदी के बाद सबसे खराब वित्तीय संकट है। इसकी वजह से प्रमुख व्यवसायों की विफलता, रिफिल, अमेरिका डॉलर में अनुपस्थित उपभोक्ता सहमति में हाथ, सरकारों द्वारा पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धताओं और आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण उपभोक्ता संपदा में हाथ, सरकारों द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रतिबद्धताओं और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। विश्लेषण द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न मापदंडों में कई कारण प्रस्तावित किए गए। तो ये 2008 का वर्तमान संकट जो हुआ था वो क्या हुआ था? आर्थिक संकट हुआ था, जो बैंकों ने और शेयर बाजार के थ्रू हुआ था ये संकट। अब हमारा आता है उपसंहार, उचित और लोकतांत्रिक वैश्विक शासन की आवश्यकता। ये महसूस हुआ है कि संस्थान और नैतिकता दोनों अपने उद्देश्यों के प्रति उपयुक्त नहीं है और वैश्विक शासन व्यवस्था के लिए एक ऐसी गवर्नेंस मॉडल की आवश्यकता है जो व्यापार एवं वित्त जगत को प्राथमिकता देने के स्थान पर समाज एवं प्रकृति की प्रधानता पर ध्यान केंद्रित करे। और ऐसी ही उम्मीद शासन 4.0 मॉडल से की गई थी। तो गाइस देखिए, जो हमारा उपसंहार में दे रखा है वो बहुत छोटा दे रखा है, आपको समझ आई गया होगा इस वर्डिंग को देखकर। वैसे यहाँ जाके ये हमारा चैप्टर नंबर B यूनिट 2 का कंप्लीट होता है। हमने बहुत शॉर्ट नोट में आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।